नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल से। इस प्रोग्राम में आज मैं आपकी मुलाकात उस शख्स से करवा रहा हूं जिसने सियासत के तमाम रंग देखे हैं और तमाम रंगों से सियासत को भरा है। सियासत के साथ ही वो शिक्षा को भी गए, अध्यात्म में भी गए और धर्म में भी गए, लेकिन आज भी सियासत में उनका नाम चलता है। मैं आपको मिलवा रहा हूं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री और विधायक मुकेश नायक जी से। मुकेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू। मुकेश नायक की बात चलती है तो एक पिछले लगभग 3 दशक में तमाम बदलाव दिखाई पड़ते हैं और फिर वापस मुकेश नायक कांग्रेस के उन नेताओं में जिनके ऊपर उम्मीद है कि कुछ बदलाव कांग्रेस में हो सकता है। मुकेश भाई, दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ बदलाव की उम्मीद। जरूर होगा बदलाव और उसका समय बिल्कुल आ रहा है जी। मध्य प्रदेश में जिस तरह की बेचैनी और घुटन आम जनता के बीच में है, देखिए, उपचुनाव से आप पूरे वातावरण और पब्लिक परसेप्शन को नहीं आप उसका आकलन कर सकते हैं। उपचुनाव कोई भी सरकार है उसके लिए मैनेजेबल है, लेकिन जनरल इलेक्शन जब होंगे मध्य प्रदेश में तो आप ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री एक विधानसभा क्षेत्र में 25 आम सभाएं थोड़ी करेंगे। उनके 10-10 मंत्री पोलिंग बूथों पर जाकर थोड़ी बैठेंगे। जब 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा तो वास्तविक लोकप्रियता सरकार की, 15 वर्ष के उनके शासन का आकलन, उनकी सफलता असफलता, उनके उम्मीदवार, सब चीजों की समीक्षा जनता करती है। और मुझे उम्मीद है कि आम नागरिक मध्य प्रदेश में ये कहने लगा है कि मैंने 15 साल दे दिए, इससे ज्यादा किसी को समय देने में वो निरंकुश स्वेच्छाचारी हो जाता है और वो दम्भ, वो अभिमान बीजेपी के नेताओं में हम देख रहे हैं। नहीं मुकेश भाई, आप बीजेपी का देख रहे हैं, लेकिन पिछले दशकों में जितने भी प्रोग्राम हुए आपके, बार बार कहा जाता है कि कमलनाथ जी, पचौरी जी, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह एक मंच पे होंगे। बात तो वही उठ रही कि जब आपके लोग एक मंच पर होंगे तब तो कुछ हो पाएगा। मेरा जो राजनीतिक अनुभव त्रिपाठी जी बोलता है वो ये है कि जनता चुनाव लड़ती है, नेता चुनाव नहीं लड़ते। जनता चुनाव लड़ती है। दिल्ली में कौन सा नेता था आम आदमी पार्टी के पास? आज पंजाब में आम जनता चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। आप जाकर माहौल देख लीजिए। तो जब सरकार का फेलियर होता है, सरकार जब खरी नहीं उतरती है जनता की निगाहों में, तब जनता चुनाव लड़ती है। और ये सब चीजें प्रतीकात्मक हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। बड़े नेताओं का प्रभाव पड़ता है चुनाव में आने से, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बड़े नेता कांग्रेस के आएंगे, मोबिलाइज करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, पूरी क्षमताएं लगाएंगे। इस बार मेरी एक बात से आप सहमत होंगे कि इस बार कांग्रेस के जो सदस्य सदन में हैं, विधायक हैं, वो अपनी दम पर जीत के आए हुए, क्योंकि पार्टी अगर जीतती तो शायद संख्या जो ज्यादा होती। आप जो बात कह रहे थे, जनता ने जिताया क्या कार्यकर्ता अपनी दम पर जीता है? 2 भागों में साफ दिखाई पड़ रहा है। एक वो जनरेशन है जो किसी तरह जीत के आ गई है और उसमें गिने चुने 7-8 लोग आप लोग हैं, लेकिन एक परफॉर्मेंस नहीं दिखाई पड़ता आप भी की मौजूदगी का एहसास नहीं होता कि मुकेश नायक, रामनिवास रावत, डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे दिग्गज भी हाउस में हैं। देखिए, ऐसा इसलिए लगता है कि परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेम है, जो संस्थागत ढांचा है संस्थाओं का, बीजेपी ने उसको चकनाचूर किया है। और उसमें एक प्रेस भी संस्था है जिसको बीजेपी ने कमजोर किया है। भारत का ये दुर्भाग्य है कि पूरा प्रेस सेठों के हाथ में चला गया और राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स ये बंधुआ बुद्धिजीवी हो गए हैं भारत में। और इसके चलते जो राइटर्स, इंटेलेक्चुअल, जो वास्तविक लेखक है, जो वास्तविक प्रहरी है लोकतंत्र का चौथा, उसकी आवाज कमजोर हुई है। और इसका फायदा सत्ताधारी दल सभी राज्यों में उठाते हैं। यहां बीजेपी भी उठा रही है। नहीं, पर वो इंटेलेक्चुअल की जो आपने बात की वही तो, इसलिए जो आंदोलन है, जो बेचैनी है, वो दिखाई नहीं देती। नहीं, पर वही चीज तो आपकी पार्टी में कहां हो रही है? इंटेलेक्चुअल देखिए, मुझे अच्छे से याद है जब आप एनएसआई हुआ करते थे, यूथ कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, तमाम फ्रैक्शंस होते थे पार्टी में। अर्जुन सिंह का गुट, श्यामाचरण गुट, विद्या भैया का अलग गुट, मोतीलाल वोरा का अलग गुट। उसके बाद भी एक इंटेलेक्चुअल, अगर मुकेश नायक इंटेलेक्चुअल थे तो मुकेश नायक को यूज किया जाता था। अब वो चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। आपकी पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची। उसके बाद भी इंटेलेक्चुअल मतलब आप उस गुट के नहीं है, गुट बुक में नहीं है तो खैमे में डले हुए, हाशिए में डले हुए। ये प्रॉब्लम है। देखिए, ये परसेप्शन बनाई जा रही है। गुटबाजी सारे राजनीतिक दलों में है, बीजेपी में गुटबाजी है नहीं है क्या? मैं ये स्वीकार करता हूं कि आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस की सैकड़ों वर्ष की यात्रा में कांग्रेस में गुट रहे हैं जी। लेकिन वैचारिक जो अंतर रहा है सोच का और समझ का, उसका अपना एक बौद्धिक स्तर रहा है, वो आज भी है। सब राजनीतिक दलों में गुटबाजी, बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। मैं गुटबाजी की मैं कह रहा, आप जो बात इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे थे, मैं वही बात कर रहा हूं कि
वो जमाना जब देखा, आप लोग यंग हुआ करते थे, नए मंत्री बने थे, या युवा कांग्रेस का हंगामा होता था, भले आप बोरा गुट को बिलोंग कर रहे हैं या श्याम विद्याचरण गुट को बिलोंग करें, लेकिन अगर मुकेश नायक का वजूद है तो उसको सब यूज करते थे। थोड़ा पॉलिटिकल वैल्यूज, जो राजनीतिक मूल्य हैं, उनमें परिवर्तन आया है जी। और ये किसी एक राजनीतिक दल के अंदर ये परिवर्तन नहीं आया है, ये सभी राजनीतिक दलों के अंदर इस तरह की आपाधापी, धक्का मुक्की और अवसर को भुना लेने की जो जल्दबाजी है, ये सभी राजनीतिक दलों में आई है, कांग्रेस में भी आई है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आने वाले समय में पंजाब का इलेक्शन है, आप देखिए, मध्य प्रदेश का इलेक्शन है, राजस्थान का इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है। बहुत प्रभावी परफॉर्मेंस कांग्रेस का होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और ये बात सही है कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखने से ही ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और ये बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी में आपको देखने को मिलेगा। मैं अब देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी का पार्टी में पूरा नियंत्रण आ गया। जो स्टैग्नेशन है, जो प्रवाह की कमी है, जो गति की कमी है, निर्णय जो रुक रहे हैं पार्टी में, बहुत जल्दी सारे निर्णय होंगे। आप बहुत जल्दी इस बात को देखें। वही चीज तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि सही व्यक्ति सही जगह। पार्टी में सब कुछ है, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि पार्टी में सब कुछ है, पार्टी का वजूद पुराना जैसा बन सकता है, पर वही आपने जो बात कही ना कि सही व्यक्ति को सही जगह, ये कब होगा ना? नहीं, जल्दी होगा, यही तो मैं कह रहा हूं कि अब पिछली जो दिल्ली में कार्य समिति की 2 बैठकें हुई हैं, उसके बाद से जिस तरह का राहुल गांधी जी का पार्टी पर एक नियंत्रण बना है। देखिए, पार्टी लोकसभा का चुनाव हारी और लोकसभा का चुनाव हारने के बाद हम लोग 10 साल शासन में रहे। एक स्वाभाविक परिवर्तन देश की राजनीति में, राजनीतिक दलों की राजनीति में स्वाभाविक परिवर्तन इस बीच में आए हैं, जो पूरे किसी भी देश में 15-20 वर्षों में आते हैं, वो भारत में आए हैं और उसके चलते सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, इतनी सैकड़ों लोकतांत्रिक संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने इस देश में बनाई हैं कि कोई हार जाए 15 मिनट में उसको सत्ता दूसरे को सौंपना पड़ती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने सत्ता बीजेपी को दी है जी। 2.5 साल हो गए हैं भारत में बीजेपी का शासन आए हुए, कुछ हाथ नहीं लगा देश की जनता के। एक मन में कहीं बड़ी दिल से सवाल पूछ रहा हूं कि आप जैसे नेता बहुत कम बचे हैं पार्टी में, जो हाउस में भी हों, पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, नहीं सब चुपचाप खामोश बैठे हैं। आपके लेवल के जो नेता हैं सब खामोश बैठे हैं। मन तो महसूसता होगा कि क्या हो गया इस पार्टी को? नहीं लगता है, ये बहुत बड़ी पार्टी इस देश में रही है और कमियां हुई हैं, उसी के चलते 15 साल से हमारा मध्य प्रदेश में शासन नहीं है। अगर हमारी कमजोरियां ना रही होती तो हम 15 साल से अपोजिशन में ना होते, हमारा शासन होता। हमें जब सोते सोते ये लगे कि हम सो रहे हैं तभी तो हम जागेंगे। हमें अगर अपनी कमजोरियों का पता नहीं होगा तो हम अपनी कमजोरियां दूर कैसे करेंगे? हमें हमारी कमजोरियों का पता है, लेकिन कमजोरियां सार्वजनिक रूप से बयान नहीं की जाती हैं। पार्टी के फोरम पर उस पर चर्चा होती है, निजी रूप में चर्चा होती है, हमारे कांग्रेस के चौपालों में उसकी चर्चा होती है। केवल एक बात है त्रिपाठी जी कि हम मध्य प्रदेश की राजनीति में केवल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में पराजित हो रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल वॉर में हमारी डिफीट हो रही है। अगर केवल हमने सही टिकट बांट दिए तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी। मैं दावे से ये बात कहता हूं। बड़ी तेज चर्चा है कि नेतृत्व कमलनाथ जी को मिल सकता है या सिंधिया जी मिल सकते हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई दिख रही है? देखिए, मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं जी। मेरी कही गई बात पार्टी की बात होती है, इसलिए स्पेकुलेशंस, इस तरह की काल्पनिक संभावनाओं के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं केवल वही बात जनता के बीच व प्रेस में बोल सकता हूं जो राहुल गांधी जी मुझे कहेंगे। मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं, तो पार्टी की जो लाइन होगी मैं उसको जनता के बीच में रखूंगा। मैं अनुमान पर आधारित या कल्पनाओं पर आधारित तो कोई बात नहीं कर सकता ना। क्या कांग्रेस वास्तव में एक परसेप्शन भर बन गया है, या कांग्रेस वास्तव में दिग्विजय सिंह काल का जो दूसरा उनका एपिसोड, दूसरा कार्यकाल था, उसमें जो भी कारनामे हुए उसी की दुर्दशा भुगत रही है कांग्रेस, या ये परसेप्शन है सिर्फ? अब मुझे एक चीज बताइए, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बाद हम 3 बार चुनाव हार गए। जब 3 बार जनादेश हो चुका तो अब उस पर चर्चा की क्या आवश्यकता है? अब तो चर्चा की इस बात की आवश्यकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में क्या किया। इस सरकार ने 2 लाख करोड़ का लोन लिया है, आज 1.5 लाख करोड़ का इसका बजट है सरकार का।
जब मैं 85 में एमएलए बना था तो 3500 करोड़ रुपए का बजट था, 3500 करोड़ रुपए का। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और इसलिए जब इतना बड़ा लोग टैक्स देते हैं, जब राज्यों की इनकम हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त होती है, तो भौतिक लक्ष्य उस हिसाब से अर्जित होते हैं। सड़कें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं। अगर राज्य के पास पैसा होगा ही नहीं तो भौतिक लक्ष्य कैसे अर्जित करेगा? निश्चित रूप से मुकेश जी, आप बड़ी साफगोई के साथ अपना पार्टी का और नेताओं का बचाव कर लेते, यही इसी बात की जरूरत है। मेरे पास बहुत सारे सवाल, लेकिन समय हो गया, ब्रेक कर लौटूंगा तो कुछ और सवालों का जवाब चाहूंगा आपसे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। मेरे साथ बने हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल से। हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी। मुकेश भाई, एक बड़ा इशू मेरे सामने आता है कि तमाम आपके स्वरूप देखे हम लोगों ने, राजनीतिक मुकेश नायक, युवक कांग्रेस के उद्दंड वाले मुकेश नायक, इवन एनएसआई के हंगामेदार मुकेश नायक, बड़े संवेदनशील मुकेश नायक, उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में प्रयोग धर्मिता करने वाले मुकेश नायक। लेकिन एक वो मुकेश नायक जो अध्यात्म की ओर चले गए थे, अब वो कहीं अलग हो गया क्या? नहीं, वही मुकेश नायक है। आध्यात्म और राजनीति अलग अलग नहीं है जी। मैंने 108 राम कथाएं बोलने का संकल्प लिया था जी। पूरे भारत में मैंने कथाएं बोली, पूरे देश में। आपको तो पता है 50 हजार आदमी मेरी कथाएं सुनने आते थे और मंत्र मुग्ध हो जाते थे। तो ये सुख जो मुझे मिला, जो सुख पायो राम भजन में, उसका तो कोई वो ही नहीं है। और अभी जब भी फुर्सत मिलेगी, जब भी रिटायरमेंट होगा, तो ईश्वर ने वो क्षमता दी है, वो गुण दिया है, उसका भरपूर उपयोग भविष्य में होगा। हिंदुस्तान की बड़े सियासत के बड़े गिने चुने परिवार हैं जिसमें इतने क्वालिफाइड लोग, मैंने आपका, चूंकि मैं बहुत दिनों से आपको जुड़ा हुआ हूं, हम लोग देखते हैं आप डिलीट हैं, भाभी जी डिलीट हैं, बेटा आपका पीएचडी है, बहू भी पीएचडी है। ऐसे क्वालिफाइड परिवार में अकेले आप राजनीति में सक्रिय हैं, बाकी लोग कोई सक्रिय नहीं? नहीं, पूरे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी रही ही नहीं जी। हमारे पिताजी सरकारी कर्मचारी रहे हैं जी। और हमारी माता एक गृहिणी रही हैं जी। और हम एक किसान परिवार से हैं। और हमारी पत्नी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी किया है, डीलिट किया है। इसी आदत ने शायद आपके जमाने में जब आप एजुकेशन देखा करते थे तो पूरी एक ऐसा बदलाव किया कि वो आज तक नजीर बना हुआ है। आप देखिए, ऐसा कोई हिंदुस्तान में शिक्षा मंत्री होगा जिसने रिजल्ट के साथ बच्चों की कापियां भी वापस कर दी हो? आप बताइए कि आप रिजल्ट भी ले जाओ और कॉपियां भी ले जाओ, आपने क्या लिखा है, उस पर क्या नंबर मिले हैं, ये देख लो। लेकिन मेरे शिक्षा मंत्री पद छोड़ते ही ये पॉलिसी खत्म कर दी गई। यहाँ पॉलिसी, अच्छी नीतियां व्यक्ति के साथ आती हैं और उसी के साथ लुप्त हो जाती हैं। पर एक आरोप चस्पा होता कई बार कि आपने शिक्षा जगत को, ये सब तो ठीक किया, लेकिन निजीकरण इतना ज्यादा कर दिया आपने कि बिल्कुल अब उसके दुर्दिन दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, उसके बाद गैर जरूरी एक्सपेंशन हुआ मेरे बाद जी। मैंने जहां तक इसका विस्तार किया था वहीं तक ठीक था। उसके बाद जो इसका विस्तार हुआ वो बहुत गैर जरूरी हुआ। मैंने केवल एक निजी विश्वविद्यालय बनाया था, वैदिक विश्वविद्यालय, और आज 8 विश्वविद्यालय इन्होंने बना दिए। और अजीब टाइप के लोगों को, जिन्हें खुद शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये विश्वविद्यालय सौंप दिए। और ये विश्वविद्यालय पास और फेल करने की फैक्ट्री बन गए हैं। 17,000 स्कूल ऐसे खेलों को लेकर भी आपने बहुत प्रयोग किया। मध्य प्रदेश में पहली बार लगा था कि खेल विभाग भी होता है, अब तो एक रूटीन जैसी बन गई है। देखिए, जो निशानेबाजी है जी, तीरंदाजी है, इसकी शुरुआत भारत में मैंने की जी। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश के 7 गोल्ड मेडल थे निशानेबाजी में। इस खेल को, इंडिविजुअल गेम्स को प्रमोट करना, भारत में पावर को टेक्निक से जोड़ना, एक बहुत वैज्ञानिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, खिलाड़ियों को अच्छी डाइट देना, एक खेल का वातावरण बना के अच्छा वातावरण देना। कोई खिलाड़ी जब एज कैरियर स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करता है तो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क होती है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मैंने 300 खिलाड़ियों को नौकरी दी स्टेडियम में बुलाकर। अब कोई इंसेंटिव है नहीं। बहुत दुर्भाग्यजनक है ये कि अगर इतने बड़े देश में अगर ओलंपिक में पदक लाने हैं तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, उनकी आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। बिल्कुल मुकेश भाई, आपकी शायद ये पॉजिटिव सोच और आध्यात्मिक सोच ही
पॉलिटिक्स को नए ढंग से जीती है। और हमें भी उम्मीद लग रही है कि अब जो कांग्रेस की, आप अभी बात कर रहे थे कि शायद आपके अध्यात्म आपका फायदा लेते, आपकी पॉजिटिव सोच का फायदा तो कांग्रेस में बदलाव होगा। मेरे पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे आपके परिवार से कि वो मुकेश भाई के बारे में क्या सोचती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे मुकेश नायक के परिवार से। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल से। आज हैं मुकेश नायक, मध्य प्रदेश के उन नेताओं में जिन्होंने शिक्षा और खेल व कल्याण विभाग में तमाम बदलाव किए। सियासत, धर्म, शिक्षा, राजनीति सबको एक साथ जोड़ के काम किया। अब मैं आपको ब्रेक के अंदर रहा हूं मुकेश नायक जी के परिवार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं मुकेश नायक जी की वाइफ डॉक्टर शशि किरण नायक, उनकी बहू है अनुष्का। एक साथ 3 डॉक्टर बहुत कम दिखते होंगे। डॉक्टर मुकेश नायक मेरे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर शशि किरण नायक बैठी हुई हैं और डॉक्टर अनुष्का। 2 PhD, 1 डिलिट। डॉक्टर शशि किरण नायक उन विद्वानों में जो इकोनॉमिक्स में डिलिट के बहुत गिने चुने परिवार हैं, गिने चुने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। भाभी जी, एक बड़ा कई बार लगता है कि ऐसे परिवार जिनमें इतने विद्वान भी हों और विदुषी हों, ये कम मिला करते हैं। तो कई बार आपको लगता नहीं कि संयोग है कि आप पूरा सबने की पढ़ाई करना ही है? संयोग तो है ही, साथ ही ये सबके एफर्ट्स हैं, सबकी मेहनत है। और एक ऑब्जेक्ट था कि भाई सबको PhD करके, डिलीट करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। जॉब अलग बात है, पर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, इसी उद्देश्य को लेके। और आगे भी बढ़ना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। कई बार मुकेश भाई को हम लोग तब जानते हैं जब NSI या यूथ कांग्रेस नेतागिरी करते थे। जैसे ही कोई उस जमाने में तो और पॉलिटिक्स बड़ी हावी होती थी, शिक्षा मंत्री की पत्नी होना मतलब ऐसा लगता था। पर हम लोगों ने बहुत दिन तक आपको जान ही नहीं पाए कि मुकेश भाई की वाइफ हैं। तो ये इतना कैसे हो पाता? क्योंकि आजकल तो लोगों में वो हो जाता है कि तुरंत। देखिए, सादा जीवन उच्च विचार जैसा बचपन से देखा था, फादर भी प्रिंसिपल रहे हैं स्कूल में, तो उन्हीं से सीखा बहुत कुछ। अनुष्का, आपसे मेरा सवाल है कि आप इस परिवार से जुड़ी, तो आपको पता था कि ये इतना विद्वजन परिवार है और इतना पॉलिटिकल हाईलाइटेड परिवार है? जी, पता तो था, पर यहाँ आके जो सपोर्ट मम्मी और पापा का रहा, दैट वाज इनक्रेडिबल। और हर तरीके से मम्मी का, चाहे घर पे हो या फिर मुझे मोटिवेट करने का हो कि अपना करियर आगे बढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ो, टीचिंग भी करो, हर चीज करो, घर भी संभालो और बाहर भी। तो वो बैलेंस कर पाना मैंने मम्मी और पापा से सीखा है। पापा में तो बहुत सारी क्वालिटी है, मम्मी को तो हम लोग बहुत कम जान पाए, लेकिन प्रोफेसर है, डर भी लगता है प्रोफेसर से हम लोगों को। और इकोनॉमिक्स वाले से थोड़ा सा, ओके भाई, आप डरते थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से? नहीं, प्रोफेसर से नहीं डरता हूँ, पत्नी से डरता हूँ। इकोनॉमिक्स वाले नहीं डरता। आपका सब्जेक्ट क्या रहा जब आप? मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ। पहले वहाँ पे हिंदी लिटरेचर से? हिंदी लिटरेचर से हूँ मैं। अभी भाई साहब बड़ी साफ को इसे कह रहे हैं कि नहीं, डर तो लगता है? नहीं, ये एडजस्टमेंट की बात है जी। अच्छा, अनुष्का बताएगी। आप अनुष्का, आप बताओ, मम्मी डरती है कि पापा डरते हैं? कोई किसी से नहीं डरता। पापा तो कह रहे हैं कि मैं डर लगता। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। जैसे मम्मी ने मम्मी ने बिल्कुल सही कहा, एडजस्टमेंट। क्योंकि पापा से डिमांड होती कभी कि पापा? बिल्कुल होती। फिर कैसे पूरी कैसे हो जाती है? हो जाती है, करते हैं। अच्छा, लेके जाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं। आखिरी में भी कौन सी डिनर पे जाते हैं। पिक्चर? आखिरी मूवी हम लोगों ने देखी थी दंगल। मुकेश भाई की इतनी व्यस्तताओं के बीच में आप इतने लंबे से देख रहे हैं, उनको आपने लगातार देखा है कि हम लोग अब तो बहुत कम हो गया है। नहीं तो मेरे ख्याल से 90 के दशक में तो रात को 2-2, ढाई बजे तक घर पे मीटिंग चलती रहती थी। तो कैसे आप एकदम, कई बार आपको और नहीं लगता कि कहाँ ये? मुझे तो बहुत ज्यादा कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत बोर हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट मैंने हमेशा चुन के रखा है। कभी खाने पीने में कोई डिमांड करते हैं क्या? वो खुद बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे वाह, नहीं, खाना बनाने का बहुत शौक है और हम लोगों को खिलाते हैं और फिर कैसा बना है साथ में हम सब बैठ के खाते हैं। मुकेश भाई, ये तो नई क्वालिटी पता पड़ी आपकी। खाना नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज सब बनाता हूँ। अच्छा, आप लोग कभी बुंदेलखंडी बात करते हैं? आप बुंदेलखंड प्रोफेशनल शेफ की तरह बनाता हूँ। मुझे समझ में आ जाती है, पर मैं इतनी फ्लुएंटली बोल नहीं पाती। आप बुंदेलखंड की नहीं है? नहीं। पर आप कभी घर में तो मेरे ख्याल से बुंदेलखंडी बोलते ही होंगे? हाँ जी, हम लोग घर में बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। सुबह का नहीं सीख पाई? नहीं सीख पाई, उसकी इतना तो नहीं सीख पाई, पर समझ में मुझे सब आ जाता है अब। कभी आप लोगों ने कहा मुकेश भाई से कि चलो दुनिया में अध्यात्म राम कथा सुनाते रहते, आज घर में राम कथा सुना दो?
चलता रहता, वो तो डिस्कशन में ही आता है, जो घरेलू बातें होती हैं जी। तो टिपिकल हाउसवाइफ जैसी हम लोग बात नहीं करते, ना अनुष्का से करती हूँ मैं, ना बिटिया से। हम लोग बाहर की बातें ज्यादा करते हैं, पढ़ाई की बातें हो गई या बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, तो उस समय ही ये बातें भी हो जाती हैं। आपको पता था कि राम कथा भी करते हैं भैया? जी थोड़ा थोड़ा पता था, पर जैसा मैंने सोचा था या देखा था, जैसा फिगर मेरे दिमाग में थी शादी से पहले कि मम्मी की या पापा की, पापा घर पे बिल्कुल डिफरेंट है। बाहर ठीक है जो भी उनका पोर्टफोलियो है, एक स्टेटस है, और घर पे वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि मैंने देखा है मेरे बेटे के साथ वो बिल्कुल बच्चे जैसे हैं, वो खेलते हैं, उसके साथ में खेलते हैं, उसको लेके जाते हैं, पार्क में खेलते हैं, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं हम लोगों के साथ में या घर पे। बिल्कुल वही अनुष्का भाभी, शशि, आप, मुकेश भाई, आप निश्चित रूप से आपका ये परिवार का जो आपका मुकेश भाई का अंदाज है, आपका वही अंदाज आपको सबसे अलग करता है। और यही बात हम शुरू से करते आ रहे हैं कि मुकेश नायक सबसे जुदा हैं, और मुकेश नायक जब अपनी लाइन लंबी खींचते हैं तो शायद एक लाइन ऐसी बन जाएगी जिस पर कांग्रेस भी। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जिसमें इतनी शांति, इतना समन्वय, इतना उल्लास, इतनी उमंग। और ईश्वर ने आपको ऐसी बहू, ऐसी पत्नी, ऐसा बेटा, ऐसा बेटी दी है। ईश्वर की बहुत अनुकंपा आपके बाद मुकेश भाई, और निश्चित रूप से आप भी मानते हैं ईश्वर का जितना अनुग्रह माने उतना कम। निश्चित रूप से यही अनुग्रह, और जो आप अभी बात शुरू में हम लोग कर रहे थे कि ये अनुग्रह भगवान का आप पर बना हुआ, और शायद ये अनुग्रह एक फिर उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिस मुकाम की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जिस मुकाम की कांग्रेस पार्टी कल्पना कर रही है। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुकेश नायक और उनका परिवार, जो ये मानते हैं कि ईश्वर की, प्रभु की कृपा है, जो अनुग्रह है, जो आज उस परिवार इतना बेहतर ढंग में है। वो ये उम्मीद करते हैं कि उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस फिर उस मुकाम पर पहुंचेगी जिसकी उम्मीद थी और जिस मुकाम पर उन्होंने काम शुरू किया था। फिलहाल ये प्रोग्राम यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर किसी नए शख्स से, उसके परिवार से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे अजय त्रिपाठी को आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए देखते रहिए IBC 24।